नेपाल की राजनीति में सुशीला कार्की ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जो देश के इतिहास में 2 बार दर्ज हुआ है। पहली बार साल 2016 में उन्होंने देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनकर के न्यायपालिका में नया अध्याय लिखा। अपने कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक दलों, मंत्रियों और प्रभावशाली नेताओं के खिलाफ साहसिक फैसले सुनाए, जिससे उनकी छवि निडर और निष्पक्ष न्यायाधीश की बनी। लगभग 10 साल बाद वो एक बार फिर से चर्चा में आई हैं, इस बार नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में। सुशीला कार्की को सत्ता तो मिल गई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें कई चुनौतियों का भी जो सामना है वो करना पड़ेगा। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आश्री सिंह आनंद। कार्की की नियुक्ति ऐसे दौर में हुई है जब देश गहरे संकट और अस्थिरता से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार, राजनीतिक कोषाधिकार और नेताओं की जो नेपोटिज्म वाली संपत्ति है और हाल में ही लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंधों ने युवाओं को सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया है। विशेषकर जेनजी के प्रदर्शन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पद छोड़ने पर विवश उन्हें कर दिया। इस आंदोलन से जुड़े नेताओं ने सुशीला कार्की का नाम अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया और कुछ ही दिनों की उथल पुथल के बाद वो इस पद की शपथ लेने में सफल हुई। नेपाल सेना ने भी इस नियुक्ति को सहज बनाने में अहम जो भूमिका है वो निभाई है। पारंपरिक सत्ता हस्तांतरण की बजाय ये बदलाव असामान्य था, लेकिन जनता के लिए ये राहत की खबर थी। कार्की का नेतृत्व न केवल पुरानी पीढ़ी की राजनीति से अलगाव का संकेत देता है, बल्कि ये पुरुष प्रधान राजनीतिक परंपराओं को चुनौती देते हुए जवाबदेही और सुधार का प्रतीक भी है। सुशीला कार्की का राजनीति और सामाजिक संस्कार बचपन से ही विकसित हुआ है। उनका परिवार नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली कोइराला परिवार से बहुत नजदीकी उनका माना जाता है। इस वातावरण में उन्हें लोकतंत्र, शासन और न्याय पर लगातार चर्चाओं का सामना करना पड़ा, जिसने उनके नागरिक दायित्वों और राजनीतिक चेतना को मजबूत किया। साल 1978 में उन्होंने वकालत की शुरुआत की और विराटनगर उच्च न्यायालय में बार एसोसिएशन की अध्यक्ष बनी। 2007 में उन्हें वरिष्ठ वकील का दर्जा मिला और उसके 2 साल बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट के अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुई। अगले ही साल उन्हें स्थायी न्यायाधीश बना दिया गया। उसके बाद 11 जुलाई 2016 को वो देश की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनी। हालांकि उनका कार्यकाल जून 2017 तक ही सीमित रहा। अपने करियर में उन्होंने कई साहसिक फैसले दिए। तत्कालीन संचार मंत्री जेपी गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराना और शक्तिशाली लोकमान सिंह कार्की को दुरुपयोग जांच आयोग से हटाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक है। नेपाल के इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी मौजूदा मंत्री को अदालत से सीधा जेल भेजा गया। इस निर्णय का विरोध तत्कालीन प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई और माओवादी नेता प्रचंड ने भी किया, लेकिन कार्की अपने निर्णय पर अडिग रही। 2013 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से असहमति जताई जिसमें तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी को अंतरिम परिषद का प्रमुख बनाने की अनुमति की गई थी। उनका स्पष्ट मत था कि एक ही व्यक्ति के हाथ में कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति देना संविधान और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। अभी के राजनीतिक परिदृश्य में जेनजी आंदोलन ने कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। इस प्रक्रिया में काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख कुलगाम घिसिंग जैसे नाम भी चर्चा में थे, लेकिन निष्पक्षता और पारदर्शिता की उनकी प्रतिष्ठा ने युवाओं का विश्वास जीत लिया। आज उनके सामने चुनौतियां असाधारण हैं। देश की संस्थाएं निष्क्रिय हैं, पुलिस बल का मनोबल गिरा हुआ है और संसद और राष्ट्रपति भवन जैसी प्रमुख इमारतें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। उद्योगपतियों और व्यापारियों को सुरक्षा का आश्वासन देना, आम जनता की रोजमर्रा की परेशानियों को कम करना और सबसे बढ़कर उन युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी, जिनकी ताकत से वो इस पद तक पहुंची है। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये नेपाल के लिए एक नए युग की शुरुआत है। एक ऐसा युग जिसमें पारदर्शिता, समानता और जवाबदेही की उम्मीद अधिक प्रबल है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।